तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है बच्चों, राज्य एवं राष्ट्र की आय के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अध्याय 2 से टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप ये 50 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो अध्याय 2 से आप लोगों का एक नंबर भी नहीं कटेगा और आप बहुत ही अच्छा नंबर से जो है कि पास होइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स के अध्याय 1 को समाप्त कर दिया है। साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी के ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। जाइए जाके देखिए। मैं एक एक करके सभी चैप्टर को खत्म कर रहा हूँ। साथ ही साथ बहुत जल्द मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाऊंगा बच्चों। कौन सा क्वेश्चन? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप बहुत ही अच्छा नंबर ला पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर के क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है कितना है? 25,454 रुपये। प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 25,454 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोगों का। दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, यानी कि स्वतंत्रता से पहले भारत की अर्थव्यवस्था थी कैसी थी प्यारे बच्चों? तो कृषि प्रधान था। कैसा था? कृषि प्रधान। आप लोग को याद होगा कृषि प्रधान मतलब खेती किया जाता था पहले। ठीक है, हम लोग का भारत में खेती ज्यादातर किया जाता था। ठीक है, अभी ना मान लीजिए सबको अलग अलग जो है कि काम करता है, लेकिन पहले ज्यादातर कृषि किया जाता था। याद रखिएगा बिल्कुल। देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। बोलिए, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई किसने अपनाई थी प्यारे बच्चों? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। 4 नंबर का प्रश्न है अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पहले मैंने बाकी के सब्जेक्ट खत्म कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, क्लिक कीजिए और जाके चैप्टर वाइज सभी वीडियोस को जो है बच्चों बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग देखिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर से पास होइएगा। साथ ही साथ आप लोग अपने माता पिता का नाम भी रोशन कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मन लगा के पढ़िए। कहीं भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है, आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। 5 नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? बोलिए, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? सबसे पहले तो उसका बहुत ही दोहन किया, साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण भी किया। ठीक है बच्चों, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? दोहन किया और शोषण किया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, ये वाला। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है आजादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ता गया, स्थिर है, घटता गया, या ए और बी दोनों होगा? तो आप लोग याद रखिएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों घटता गया। क्या हो गया? घटता गया। यानी कि आजादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हो गया? घटता गया। याद रखिएगा बिल्कुल। अगला देखिए 7 नंबर का। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पटना का, गया का, शिवहर का, या फिर नालंदा का? तो आप लोग याद रखिएगा पटना का प्यारे बच्चों। ठीक है, बिहार का कौन सा जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बिहार की राजधानी पटना का है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, देखिए 8 नंबर का। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं। बोलिए, एक दूसरे के क्या है? तो पूरक है बच्चों। क्या है? पूरक है। मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर पाए। ठीक है, ये देखते हैं अगला नंबर। 9 नंबर का प्रश्न है साहित्य की साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में। बोलिए, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में क्या है? अंतर है, कोई अंतर नहीं है, कभी अंतर और कभी नहीं है, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा नो का राइट आंसर हो जाएगा कोई अंतर नहीं। ठीक है, बी नंबर, कोई अंतर नहीं है। किसका बच्चों?
इसका साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। अगला प्रश्न है सतत विकास है। बोलिए सतत विकास क्या है? आप लोग जानते हैं सतत विकास क्या है? वो बिल्कुल पढ़े होंगे चैप्टर में। तो सतत विकास है अपने तथा अपने आने वाली संतति का केवल, ठीक है, संतति का केवल, यही है सतत विकास। अगला है 11 का आय एक पारिश्रमिक है, ठीक है, आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। बोलिए क्या पाता है? मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक या उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों पाता है, ठीक है। मानसिक भी पाता है, शारीरिक भी पाता है, बौद्धिक भी पाता है, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला है देखिए 1 मिनट हम इसको कट कर ले ताकि आप लोग को अच्छा दिखाई पड़ेगा। चलिए देखिए पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है क्लिक कीजिए और फ्री में पीडीएफ लीजिए और मन लगा के पढ़िए। श्रम का पारिश्रमिक क्या है? बोलिए श्रम का पारिश्रमिक क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा अगर कोई व्यक्ति श्रम करेगा तो उसको मजदूरी के तौर पर क्या मिलेगा? बोलिए तो 12 का राइट आंसर उसको मजदूरी के तौर पर क्या मिलेगा? तो मजदूरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों? यानी कि अगर कोई है मेहनत करके अगर काम करेगा तो पारिश्रमिक के रूप में उसको क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम ही लोग के घर में कोई काम करता है तो हम लोग उसको मजदूरी देते हैं ना। उसी तरह याद रखिएगा कि श्रम का पारिश्रमिक रूप क्या है? तो मजदूरी है। क्या है? मजदूरी है। देखते हैं अगला पूंजी का पारिश्रमिक रूप क्या है? पूंजी का। बोलिए पूंजी से अगर पैसा आएगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? तो ब्याज कहेंगे। कहेंगे ना? ब्याज कहेंगे प्यारे बच्चों। क्या कहेंगे? पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो ब्याज है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए है तो मेरे पास एक पूंजी हुआ ना बच्चों। मेरे पास कितना रुपए है? 10,000 मेरे पास मान लीजिए रुपए है तो वो मेरा पूंजी हो गया। क्या हो गया? पूंजी हो गया। ये पूंजी को मैं क्या करूंगा? आपको दे दूंगा। ये पूंजी को मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आपको जब ये पूंजी मैं दे दूंगा तो बदले में हमको क्या दीजिएगा आप? पारिश्रमिक के रूप में तो ब्याज ही ना दीजिएगा बच्चों। इसलिए पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो ब्याज है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? ब्याज है। देखिए अगला भूमि का पारिश्रमिक क्या है? भूमि का पारिश्रमिक क्या है? तो लगान है बच्चों। भूमि का पारिश्रमिक क्या है? लगान है। याद रखिएगा भूमि का पारिश्रमिक क्या है? तो भूमि का पारिश्रमिक लगान है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर मान लीजिए आपको 5 कट्ठा जमीन है। कितना कट्ठा जमीन है? 5 कट्ठा जमीन है तो आप किसी को दे दीजिएगा तो बदले में लगान वसूलिएगा ना बच्चों। इसीलिए भूमि का पारिश्रमिक क्या है? तो लगान है। भूलिएगा नहीं। देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15 नंबर का। गरीबी गरीबी को जन्म देता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। मान लीजिए आप अगर गरीब है एकाएक अमीर थोड़ी बन जाइएगा। गरीबी गरीब और गरीब होने चले जाइएगा। गरीबी गरीबी को जन्म देता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन याद रखिएगा इसका कथन है। यानी कि रैंगनर रैंगनर नरकस का है। किसका है? रैंगनर नरकस का है ये कथन। बिल्कुल याद रखिएगा गरीबी गरीबी को जन्म देता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम के जिस काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गरीबी गरीबी को जन्म देता है। रैंगनर नरकस का है ये कथन। देखिए अगला अगला प्रश्न है विकसित राज्यों में ऊंची होती है। बोलिए अगर कोई विकसित राज्य है तो उसमें ऊंची होती है। क्या ऊंची होती है? पूंजी निर्माण दर, प्रति व्यक्ति आय, सेवाओं का मूल्य जो है कि मूल्य और उपयुक्त सभी। तो आप लोग याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा। विकसित राज्य है। मान लीजिए कोई विकसित है डेवलप राज्य है तो वहां का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा। जैसे कि हम लोग का बिहार का पटना को ले लीजिए। पटना। वो काफ़ी क्या है बच्चों? फेमस है, काफ़ी फेमस है, वो राज्य विकसित है। तो अगर वो विकसित है, तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी तो ज़्यादा होगा, कि नहीं होगा? प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा, याद रखिए, ठीक है? तो विकसित राज्यों में ऊँची होती है, विकसित राज्यों में ऊँची होती है, क्या ऊँची होती है? तो प्रति व्यक्ति आय ऊँची होती है। प्रति व्यक्ति आय जानते हैं बच्चों? आप जो 1 दिन में काम करते हो, जितना पैसा मिलता है ना आपको मज़दूरी के तौर पर, वही प्रति व्यक्ति आय। है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 का राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। बोलिए राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? तो आप लोग याद रखिएगा वस्तु एवं सेवा का मूल्य शामिल है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? वस्तुओं एवं सेवा का मूल्य शामिल है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा ना बिल्कुल। कुल उत्पादन एवं, ठीक है, कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। बोलिए तो क्या कहलाता है? कुल उत्पादन यानी कि जितना उत्पादन हुआ एवं उत्पादन में किए गए खर्च एवं जितना खर्च किए उत्पादन करने में तो उसका अंतर, ठीक है, उसका अंतर क्या कहलाता है? तो उसका अंतर कहलाता है, याद रखिएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय
उत्पादन कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग। देखिए, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, बोलिए राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, किसका समतुल्य होता है बच्चों? तो उपभोग व्यय एवं विनियोग के, उपभोग व्यय एवं विनियोग के होते हैं। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप हमसे बात कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, बोलिए राष्ट्रीय आय की धारणा में क्या शामिल है? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी शामिल है। राष्ट्रीय आय की धारणा में क्या शामिल है? उपयुक्त सभी, यानी कि केवल सकल घरेलू उत्पादन भी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन और उत्पाद, ठीक है। और ये देखिए यहाँ केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये तीनों शामिल है इसमें। अगला है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था, बोलिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था, कौन सा वर्ष था? तो 1868 था। क्या था बच्चों? 1868। अगला है हम लोगों का कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, बोलिए भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, कितना थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 रुपये बच्चों, देखिए मात्र 20 रुपये। अगला है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, कौन सी विधि है राष्ट्रीय आय की गणना विधि? तो इनमें से तीनों है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि तीनों है, यानी कि व्यवसायिक व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, इनमें से तीनों है, इनमें से तीनों है। अगला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? बोलिए तो कब हुई? तो आप लोग याद रखिएगा 24 का राइट आंसर 1954 ईस्वी। कितना हो जाएगा? 1954 ईस्वी। बिहार में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बोलिए बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अगर सबसे ज्यादा पूछेगा तो आंख बंद करके पटना में मारिएगा। सबसे ज्यादा बिहार में अगर प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है सबसे ज्यादा? तो पटना में है। और सबसे कम पूछा है तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा आप लोग को पता है? शिवहर हो जाएगा। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर का। बहुत है ये बच्चों, हम लोगों को मच्छर भी काट रहा है, आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं तो ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे, मच्छर सब बिना परेशान कर देते। अगला देखिए, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? बोलिए तो प्रत्यक्ष कर के, ठीक है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए क्या होगा? 26 का राइट आंसर आयकर। क्या हो जाएगा? आयकर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? बोलिए तो कब लगाया था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था बच्चों? तो इसको शायद हम पहले भी बता चुके हैं, 1868 में, 1868 में। अगला है योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है, बोलिए कितना रही है? तो 4.2% रही है। कितना रही है? 4.2% रही है। नेक्स्ट है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, बोलिए किसका होता है? बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो सेवा क्षेत्र का होता है बच्चों, क्या होता है? सेवा क्षेत्र। अगला है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों है, यानी कि सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है, उपयुक्त, तो ये तीनों हो जाएगा, यानी ये तीनों राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों का बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? निर्माण है, कृषि है, परिवहन है या फिर व्यापार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कृषि है। क्या है? कृषि है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? कृषि है बच्चों। क्या है? कृषि, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वाई बराबर, दिख रहा है कि नहीं? देखिए वाई बराबर सी प्लस आई फॉर्मूला को बताया है, बोलिए कौन बताया है? नाम बता सकते हैं कौन बताया? तो प्रोफेसर केन्स बताया था। कौन बताया था? याद रखिएगा, वाई बराबर सी प्लस आई को किसने बताया था? तो प्रोफेसर केन्स ने बताया था। नेक्स्ट हम लोगों का
यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? बोलिए तो? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? कहीं पर भी दिक्कत है तो कमेंट में बोल सकते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन बैंक करवाऊँगा, वीवीआई सब्जेक्टिव करवाऊँगा, बदले में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए देखिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, क्या है राष्ट्रीय आय का अर्थ? याद रखिएगा, उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन की साधनों की आय ही राष्ट्रीय आय है। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में देखिए भारत का पूछ रहा है तो भारत में अगर कभी भी पूछेगा तो गोवा मानना है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा का है, ठीक है? सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा का है। आप लोग गोवा पर एक गाना भी सुने होंगे बच्चों, गोवा वाली बीच पर सुने हैं ना गाना? बिल्कुल सुने होंगे। अगर आप लोग सुने हैं तो कमेंट में यस बोलिए। कि भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा में। बिहार में सर्वाधिक कहाँ पर है? तो पटना में। बिहार में सर्वाधिक पटना में। और बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो शिवहर का है। किसका है? शिवहर का है, याद रखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, किसको कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भूलिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, सीएसओ करता है बच्चों। कौन करता है? सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है राष्ट्रीय आय की गणना। नेक्स्ट हम लोगों का कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? महात्मा गांधी, ठीक है, या फिर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या फिर दादा भाई नौरोजी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने पता लगाया था। कौन लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने पता लगाया था। क्या पता लगाया था? कि भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान कौन लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है निम्नांकित में, अब हम लोगों का खत्म होने ही वाला है। इस अध्याय में टोटल हम लोग 50 प्रश्न करेंगे, ठीक है? तो मन लगा के आप लोग देखिए। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? बोलिए तो कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय बच्चों। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय ही हम लोगों का रहन सहन को प्रभावित करता है। मान लीजिए हम लोग दिन में 200 रुपये, दिन में हम लोग कितना कमा पाते हैं? 2। तो क्या हम लोग अपना रहन-सहन को उतना मैनेज कर पाएँगे? नहीं ना कर पाएँगे। खाना खाएँगे कि कपड़ा लेंगे कि बाल-बच्चा को पढ़ाई करवाएँगे? बोलिए तो कैसे हो पाएगा? इसीलिए प्रति व्यक्ति आय डिपेंड करता है कि उसका रहन-सहन कैसा होगा। अब मान लीजिए कोई महीना का लाखों कमाता है, तो बोलिए उसका जो रहन-सहन भी तो स्टैंडर्ड होगा कि नहीं होगा? तो वही यहाँ पर दिया है कि हमारे रहन-सहन के स्तर को कौन प्रभावित करता है? तो राष्ट्रीय आय नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय नहीं होगा, इसका राइट आंसर प्रति व्यक्ति आय होगा। जितना ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होगा, रहन-सहन उतना ज़्यादा ही प्रभावित होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन का ₹100 दिन का ₹1000 कमाता है, अगर वो व्यक्ति दिन का ₹1000 कमाएगा तो मान लीजिए वो अच्छा खाना खाएगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, अपने बाल-बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़वाएगा, यस या नो? वही रहन-सहन डिपेंड करता है किस पर? प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करता है। अगर आप ही लोग अनुमान कीजिए कि आप लोग का मम्मी-पापा कम पैसा कमा रहे हैं तो आपका रहन-सहन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। नॉर्मल जो ड्रेस है वही चीज़ को हम लोग पहनते हैं। फिर मान लीजिए कोई अच्छा खासा अमीर है तो वो देखते हैं ना, तरह-तरह के कपड़ा जो है कि वो चेंज करते रहते हैं। या इसका मतलब क्या हुआ? चेंज करने का मतलब क्या हुआ? कि उसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है, उसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो प्रति व्यक्ति आय जिस व्यक्ति का होगा, उसका रहन-सहन प्रभावित होगा, बस होगा। याद रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों का कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? बोलिए 39 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र का याद रखना है। अब देखिए यहाँ क्या है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र, ठीक है? गरीबी एक ऐसा कुचक्र है बच्चों जो कि हमेशा चलते रहता है और हम लोग जो गरीब है वो पिसाते रहता है इस कुचक्र में, ठीक है? तो गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो आप लोग याद रखिएगा, यही
ये रैंगनर नरकस ने दी थी। यही ने कहा था कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। ये शब्द किसने कहा था? यही कहा था। रैगनर और नरकस ने कहा था, ठीक है? नकर्स, ठीक है? देखिए नाम याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बोलिए, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। हर वर्ष में हर वर्ष भर में, ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न ध्यान से। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? बोलिए, हर वर्ष, ओह बार बार मिस हो जाता है। वर्ष भर में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? बोलिए, तो क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, औसत आय, राष्ट्रीय आय, या इनमें से कोई नहीं? बोलिए क्या कहते हैं उसको? तो आप लोग जानते होंगे कि उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? बोलिए, कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है बच्चों? तो याद रखिएगा, 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है। 2400 कैलोरी निर्धारित की है, भूलिएगा नहीं। कैलोरी क्या होता है बच्चों? तो कैलोरी, हम लोग भोजन सब करते हैं ना, तो उससे हमको कैलोरी मिलता है, ठीक है? देखिए, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो आप लोग याद रखिएगा, ये दादा भाई जो है कि नौरोजी ने लिखे थे। कौन लिखे थे? दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अब हम लोगों का खत्म होने ही वाला है। निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य के जोड़ कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? बोलिए, तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, 45 का राइट आंसर क्या होगा? बोलिए, 45 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हम लोगों का मूल्य योग विधि। क्या कहलाएगा हम लोगों का? मूल्य योग विधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल्य योग विधि। अगला है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित स्वराजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम इब्राहिम तहीमतुल्ला। इब्राहिम तहीमतुल्ला बच्चों। देखिए, अब हम लोगों का खत्म हो ही जाएगा। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। कहीं पर दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। अगला कि भारत में प्रथम औद्योगिकी नीति की घोषणा कब हुई? बोलिए, कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। अंतिम प्रश्न है बच्चों हम लोगों का, पीसीआई का अभिप्राय क्या है? बोलिए, पीसीआई का अभिप्राय क्या है? तो याद रखिएगा, पर, पर, सी फॉर कैपिटा, आई फॉर इनकम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अभिप्राय क्या है? पी फॉर पर, सी फॉर कैपिटा, आई फॉर इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम पीसीआई का फुल फॉर्म है। चलिए बच्चों, एक मिनट सुनिए। टोटल का टोटल जो है कि अध्याय 2 आज हम लोगों का समाप्त हो गया, ठीक है? अब हम लोग अध्याय 3 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है कि निचोड़ के आप लोगों के लिए लाएंगे। मेरा टीम काम कर रहा है इसके पीछे। तो अध्याय 3 जो है कि मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। कहीं पर दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ भी दिलवा रहा हूँ। चाहिए डिस्क्रिप्शन में जो है कि क्लिक कीजिए और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।